गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रवि क्लासेस डीटीएच। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि चाहे आईआईटी हो या यूपीएससी हो या एनडीए हो या किसी अच्छे स्कूल में दाखिला कराना हो या किसी यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस एग्ज़ाम देना हो, तो हर समय एक जो है मार्क्स का एक बहुत अहम रोल है। एक पॉइंट मार्क्स से भी आप किसी अच्छे स्कूल से अच्छे यूनिवर्सिटी से बाहर हो जाते हैं, किसी कंपटीशन से बाहर हो जाते हैं। जैसे यूपीएससी, आईआईटी या आईआईएम कोई भी एग्जामिनेशन लीजिए, तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि मार्क्स का अहम रोल नहीं है। मार्क्स का एक बहुत ही अहम रोल है। इट्स प्लेज ए वाइटल रोल इन योर लाइफ। इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने देखा, समझा और अनुभव के आधार पर पाया कि स्टूडेंट्स कहाँ गलती करते हैं और कुछ टीचर भी गलती करते हैं। और इस वीडियो को देखने के बाद यदि किसी को बुरा लगे तो मुझे माफ़ कीजिएगा, क्योंकि मेरा इंटेंशन किसी को भावना के साथ खिलवाड़ करना नहीं है। बस मैं जो फैक्ट है मैं उसी के बारे में चर्चा कर रहा हूँ। कुछ टीचर को भी मैंने देखा है, मैं अपने ही लाइफ में मैंने देखा है कि बहुत सारे टॉपिक ऐसे टेचर जो है छोड़ देते थे, जिसका खामियाजा बड़े होने के बाद मुझे पता चला कि हाँ, ये मिस्टेक उन्होंने किया था। बच्चे तो वो टेंडर होते हैं, उन्हें पता नहीं होता है। उन्हें तो बहुत अच्छी बात है कि यदि सिलेबस कम कर दिया टीचर ने, तो और वो काफ़ी हैप्पी हो जाते हैं। लेकिन वो कहीं न कहीं वो उस समय तो समझ में नहीं आता, लेकिन आगे चल के वो घातक हो जाता है। तो मैंने जो आज का टॉपिक दिया है, शीर्षक बनाया है कि 3 टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं और क्या ट्रिक है कि कम से कम 90 टू 100% के बीच में है। तो ये तो बहुत ईज़ी वे में नहीं है कि आप बटन दबाया और 90 टू 100% आ गया। उसके लिए कुछ पालन करना पड़ेगा, कुछ नियमों को समझना पड़ेगा, स्टूडेंट के साथ-साथ पेरेंट्स को भी समझना पड़ेगा। मैं प्रोफेशनली टीचर हूँ और मैं अनुभव कर रहा हूँ कि यदि उस फॉर्मूले को यदि बेहतर से बेहतर स्टूडेंट्स, टीचर और पेरेंट्स मिल जाए तीनों, तो वो दिन दूर नहीं जो स्टूडेंट्स अच्छे मार्क्स लाना शुरू नहीं करेंगे। शुरू से ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट्स नंबर नहीं लाते हैं, लेकिन वही स्टूडेंट्स नंबर लाते हैं जो एक तो नेचुरली बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं। फर्स्ट थिंग, सेकेंड थिंग, जिसका बायोग्राफी जो होता है, जिस फैमिली का बैकग्राउंड बहुत ही स्ट्रांग होता है, उनके बच्चे काफ़ी सिंसियर होते हैं। एक्सेप्शनल केस होता है, जो गरीब घर के भी बच्चे होते हैं वो भी काफ़ी स्ट्रांग होते हैं, काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं, तो उनका भी अच्छा मार्क्स आता है। 90 टू 100% बीच में होते हैं। ये डिपेंड करता है, सिचुएशन वेरिएबल है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि सभी का मार्क्स 90 टू 100% आ जाएगा, बट मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ जिन बच्चों के माँ बाप काफ़ी मॉर्निंग टू इवनिंग मेहनत करते हैं, कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं, कोई प्राइवेट जॉब में करते रहते हैं, और उनको काफ़ी अपने बच्चे से एक्सपेक्टेशन होता है कि उनको एक अच्छे स्कूल में एडमिशन करा देते हैं, तो उनके दिमाग में ये होता है कि मेरे बच्चे 90 टू 100% आ जाते हैं। क्योंकि हम ये देखते हैं कि अगर मार्क्स एक ऐसा रिप्रेजेंट करता है कि यदि आपका 90% या अच्छा स्कोर नहीं आता है, तो पेरेंट्स बहुत डिप्रेस हो जाते हैं। भले ही वो आपके सामने एक्सप्रेस नहीं करे, वो अंदर ही अंदर दुखी हो जाते हैं कि बच्चे ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं। तो मार्क्स एक रिप्रेजेंट करता है कि कहीं से आपका जो है स्कोर अच्छा है, ताकि एक अच्छी कॉलेज, अच्छी यूनिवर्सिटी में दाखिला हो या किसी कंपटीशन में आपका सिलेक्शन हो जाए। तो मैं यही सोच रहा हूँ, समझ रहा हूँ कि किसी भी अच्छे टॉप लेवल में जाने के लिए अगर हम एकेडमिक यानी स्कूल लेवल का ही अगर शुरुआत अच्छे ढंग से नहीं हो, तो हायर क्लास में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो कहीं ना कहीं बड़े लेवल में जाने के लिए हमारे छोटे लेवल में एक आदत बनानी चाहिए। जैसा कि हमने देखा पिछले कई मोटिवेशनल वीडियो में, हमने देखा कि पहला तो है कि अपने गोल बनाइए, एक सेट कीजिए अपने टारगेट को कि मुझे किस लेवल पर तक पहुंचना है। आपको मार्क्स कितना ऑब्टेन करना है, आप में अंदर पोटेंशियल कितना है, उसको पहले पहचानना होगा। सेकंड थिंग, मैंने ये देखा, समझा कि अगर यदि आप कोई एक काम कर रहे हैं तो उसी काम को करना चाहिए। यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं तो सिर्फ पढ़ाई के बारे में सोचें, खेल रहे हैं तो सिर्फ खेलने का काम करें, यानी एक बार में एक काम करें। अगर ऐसा करते हैं तो आपको बहुत सारी आदतों में चेंजिंग आएगी। तो हम ऐसे नहीं कर सकते हैं कि 90 टू 100% एक दिन में आ जाएगा। उसके लिए आपको काफ़ी मेहनत करना पड़ेगा, कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो मैंने ये देखा कि स्टूडेंट्स का कुछ कैटेगरी होता है, तो उसी कैटेगरी को मैं एक 3 स्टूडेंट्स की एक कैटेगरी में मैंने डाला है। उसको आप समझेंगे, जानें, और उसको उसमें पेरेंट्स को भी चाहिए कि इसको अच्छी तरह से समझे कि मेरा बच्चा जो है किस लेवल में है। वो सिर्फ एक ट्यूटर के भरोसे और स्कूल के भरोसे नहीं छोड़ सकते हैं। यदि उन्हें ग्रोथ करना है अपने बच्चे को, तो उनको चाहिए कि उनके ऊपर मॉनिटरिंग करें, नोटिस करें कि बच्चे कर क्या रहे हैं, किस लेवल में है।
यदि वो पाली टाइम मार्क्स ला रहे हैं तो उनके ऊपर काम करना शुरू कर देना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ बुक्स ला दिए, स्टेशनरी के सारे सामान ला दिए और वो निश्चिंत हो जाए कि हमारा बच्चा अच्छा स्कोर कर रहा है। तो वो पॉसिबल नहीं है, आपको उसके पीछे करना पड़ेगा। तो पहला थिंग मैं ये बताना चाहूँगा कि सबसे पहले चाहिए कि पेरेंट्स को ये देखे कि स्कूल्स या ट्यूटर उसके 100% सिलेबस को कवर करा रहे हैं कि नहीं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि सिलेबस कवर नहीं होता है तो बच्चे वंचित हो जाते हैं काफ़ी टॉपिक से। सेकेंड थिंग, मैंने जो शीर्षक दिया, जो हेडिंग दिया, 3 स्टूडेंट्स होते हैं, वो कौन कौन होते हैं, तो आइए देखते हैं। तो पहला जो स्टूडेंट्स होता है 40 to 60% के बीच वाले होते हैं। ये क्या करते हैं, 40 to 60% वाले बच्चे जो जैसे ही क्लास में या ट्यूशन में या स्कूल में टीचर पढ़ाना स्टार्ट करेंगे, वो अपने गर्दन को दाएं बाएं ऊपर नीचे देखना शुरू कर देते हैं और वो ध्यान देते नहीं है कि टीचर का क्या बोल रहे हैं। उनको ये भी पता नहीं होता है कौन से टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। और आनन फानन में वो किसी तरीक़ा से वो स्कूल आना जाना, ट्यूशन, वो फॉर्मेलिटी तो पूरा करते रहते हैं, लेकिन वो समझ नहीं पाते कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ, क्यों पढ़ रहा हूँ, उसके पीछे रीज़न क्या है। वो पैटर्न नहीं बना पाते हैं। पैटर्न नहीं बनने की वजह से वो जैसे तैसे किसी तरीक़े से वो पढ़ लेते हैं। उनके दिमाग में यही रहता है कि बस मुझे पास कर जाना है। तो उनके दिमाग में ये भी बैठा रहता है कि जब एग्ज़ाम आएगा, नोटिस जब निकलेगा तो वो किताब जैसे ज़बरदस्ती रट करके वो परीक्षा पास करने का कोशिश करते हैं। एक बात मैं बता देना चाहता हूँ, आजकल जो क्वेश्चन पूछने का जो ट्रेंड है, जो फैक्चुअल चीज़ और एक कॉन्सेप्चुअल चीज़ होता है। कॉन्सेप्चुअल चीज़ में जो होता है स्टूडेंट समझने के लिए तो समझ लेते हैं, बट उनका जो होता है, जो फैक्चुअल चीज़ जिसको याद करना होता है, वो याद नहीं कर पाते हैं। वो बिल्कुल नहीं याद करने की वजह से वो एग्ज़ाम हॉल में अपनी भाषा में, टूटी-फूटी भाषा में लिख के चले आते हैं, जिसकी वजह से वो 40 to 60% के बीच में रहते हैं। और एक दिन में कितना कोई याद करेगा? पॉसिबल नहीं है, कैन नॉट बी पॉसिबल। तो वैसे स्टूडेंट जो है बचे इन सेक्टर से। वो शुरू से आप जो मैं ट्रिक बताऊंगा उसको आप फॉलो करेंगे तो मेरे ख्याल से आप अच्छे स्कोर, आप एकदम 40 to 90% में नहीं जा सकते हैं, बट 40 to 60 में जाइए, 60 to 80 में जाइए। आपके पास 6, 7, 8, 9, 10th है। और इंडियन गवर्नमेंट जो है आपके लिए सिलेबस जो बनाया है, यदि आप 6 क्लास में नहीं समझे तो 7 में समझिए, 7 में नहीं समझते तो 8, 9 में आगे जाके अपने आप को चेंज कर लें। बट वो डिपेंड्स ओनली हार्ड लेवल, और टीचर की बात को आपको फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन ये ध्यान रखना होगा कि टीचर आपके सिलेबस को करा रहा है कि नहीं करा रहा है। आपको उस समय लगेगा कि बहुत अच्छा है कि टीचर छोड़ रहे हैं, लेकिन वो नहीं, ऐसा नहीं है। आपको ऑब्जर्वेशन करना होगा। पेरेंट्स को भी चाहिए कि आपको ऑब्जर्वेशन करना होगा कि सिलेबस कंप्लीट हुआ कि नहीं, आइदर स्कूल आइदर ट्यूशन या कोचिंग, वट एवर। सेकेंड थिंग, पहले के समय में एक ऐसा होता था कि बाय प्रोडक्ट के रूप में आपको जॉब हो जाता था, गवर्नमेंट एम्प्लॉय बन जाते थे। वो एकेडमिक ही उनका लेवल इतना अच्छा होता था कि जैसे किसी कंपटीशन में गए तो उनका रिजल्ट अच्छा हो जाता था, क्योंकि उनका एकेडमिक बहुत ही अच्छा होता था। पहले कंपटीशन भी मैं मानता हूँ कि कम था, भीड़ कम थी। और पहले की तुलना में आज में स्टूडेंट्स काफ़ी बढ़ गए हैं, काफ़ी टैलेंटेड हो गए हैं। और जो होता है क्वेश्चन का लेवल, डिफ़िकल्ट लेवल दिया गया है। पहले क्वेश्चंस सिंपल लेवल में पूछा जाता था, आज क्वेश्चन रिजेक्शन के लिए पूछा जाता है। पहले पूछा जाता था, ऐसे समझे कि बिहार की राजधानी क्या है, 4 ऑप्शन से यदि आप एलिमिनेट कर देते तो आप उसको आंसर दे सकते थे। लेकिन आज के समय में क्वेश्चन पूछने का जो वे है, ये पूछा जाता है कि बिहार की राजधानी क्या है। यदि आपको पता है पटना है, तो सेकंड ऑप्शन में ये भी दिया रहता है कि क्या पटना जो है भारत देश में है। थर्ड ऑप्शन दिया जाता है कि क्या भारत जो है एशिया महादेश में पड़ता है। तो आपको नीचे 4 ऑप्शन फ्री दिया जाएगा, फर्स्ट सही है, सेकंड सही है, या तीनों सही है, या इनमें से कोई सही नहीं है। ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्कूल लेवल में हो या कंपटीशन लेवल में हो, पूछने का तरीका बदल गया है। तो यदि आप कॉन्सेप्चुअल और फैक्चुअल पर फोकस नहीं करेंगे, यानी याद करने वाले एलिमेंट नहीं करेंगे, तो पॉसिबल ही नहीं है कि 90% आप आए। तो आपको फैक्चुअल भी करना होगा और कॉन्सेप्चुअल भी करना होगा, इस पर ध्यान देंगे। सेकेंड कैटेगरी में वो स्टूडेंट आते हैं जो 60 to 80% वाले आते हैं। ये उतना ही सिलेबस पढ़ते हैं जिनका इनको सिलेबस पढ़ाया गया हुआ है। कुछ अपनी गलती की वजह से छोड़ते हैं, कुछ टीचर की गलती की वजह से छोड़ते हैं। और ये 80% सिलेबस कवर कर लेते हैं, इनके दिमाग में रहता है बस इतना ही सफिशियंट है। या अपनी आदतों में चेंज नहीं लाते हैं। और 60 to 80% होने की वजह से 80% या तो टच करेंगे, नहीं तो जस्ट 60-65% में रह जाते हैं। बहुत मेहनत करेंगे। तो इनका भी वही कॉन्सेप्ट होता है कि एग्जाम के टाइम में थोड़ा बहुत टीचर पर ध्यान देते हैं, बट ज़्यादा सिलेबस छोड़ देने की वजह से ये 20-80% के ही बीच में रह जाते हैं।
और 80 to 90% में 100% में नहीं जा पाते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स को भी चाहिए ध्यान दे कि कम से कम अपने पोटेंशियल को समझे, अपनी आदतों में चेंज करे, और 80 to 100% में जो सिलेबस आपने छोड़ रखा है या पहले क्लास में छोड़ा है, तो आगे क्लास में गलती नहीं हो। यदि कोई बात नहीं हो तो टीचर से फ्रैंकली बोले। यदि आप समझ नहीं पा रहे हैं तो उन एलिमेंट्स को टीचर से पर्सनली बात करें, डिस्कस करें। आइदर स्कूल के टीचर हो या होम ट्यूशन हो या कोचिंग में हो, टीचर्स को आप बताएंगे अपनी प्रॉब्लम, टीचर कोऑपरेट करेंगे। और लास्ट में एक ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं जो 90 to 100% में आते हैं। तो जो स्टूडेंट्स जो बहुत ब्रिलियंट होते हैं वो अपने मेंटेन रखेंगे, उनके नियमों में कोई चेंज नहीं करना। अगर वो 90% to 100% में ऑलवेज रहते हैं तो वो अपने मेंटेन को बरकरार रखेंगे, आगे जा करके वो आदतों में रहेंगे। तो आपको बेचैनी होगा कि मैं 100% में 90 to 100% में क्यों नहीं हूँ। तो आप यदि कंपटीशन देते हैं तो आपका हमेशा रिजल्ट 90 to 100% में आएगा। ये कोई जरूरी नहीं है कि कंपटीशन का जो लेवल 90 to 100% में आता है। यदि आप किसी कंपटीशन दे रहे हैं, हो सकता है कि आईआईटी में आपका 60% में ही सिलेक्शन हो जाए, हो सकता है 40% में ही सिलेक्शन हो जाए। लेकिन जहाँ भी आप रहिएगा आपके अंदर वो बेचैनी रहेगी कि मुझे टॉप लेवल पर मुझे आना है, यानी 90 to 100% के बीच में रहना है, जिसकी वजह से कोई भी कंपटीशन आपको बाई प्रोडक्ट के रूप में निकल सकता है। यानी आपको एक्स्ट्रा कोई कोचिंग ट्यूशन लेने की जरूरत नहीं है, आप एकेडमिक पर फोकस करेंगे, इससे ही आपका काम निकल जाएगा। लेकिन आजकल ट्रेंड बना हुआ है कि ग्रेजुएशन तक हम लोग पहले जैसे तैसे पढ़ें और बाद में कंपटीशन तैयारी करें, बाद में गोल बनाएं, और तब जा करके हम लोग कंपटीशन की तैयारी करते हैं। तो अब तक काफ़ी दिन दूर हो चुके होते हैं, तब तक और ब्रिलियंट स्टूडेंट आ जाते हैं और कंपटीशन बढ़ जाती है और आप वहीं वहीं रह जाते हैं। तो 90 to 100% में मैंने देखा कि कुछ स्टूडेंट जो है जो काफ़ी ब्रिलियंट होते हैं वो तो कर लेते हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट होते हैं जो 80 to 100 के बीच में जो है जो जा सकते हैं, उनका कॉन्सेप्ट यही होता है कि वो काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं, काफ़ी क्वेश्चन पूछते हैं। वो क्वेश्चन के अंदर इतनी गहराई में चले जाते हैं कि क्वेश्चन ही पूछते रह जाते हैं और मेन जो सिलेबस है वो नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से वो 80% और 85% के बीच में ही रह जाते हैं। उनके अंदर पोटेंशियल है, बट वो 80 to 85% के बीच में रह जाते हैं। तो मैंने कैटेगरी बना दिया है मैंने कि 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100% के बीच में स्टूडेंट्स हैं। तो उनको फोकस करना चाहिए, अपने कामों पर ध्यान देना चाहिए, सिलेबस को कंप्लीट करते हुए क्वेश्चन पूछिए, आर्गुमेंट कीजिए, तर्क वितर्क जरूरी है। इससे हमें पता चलता है कि क्वेश्चंस का जो स्टूडेंट समझ रहे हैं। कुछ स्टूडेंट तो ऐसे होते हैं जो कि बिल्कुल क्वेश्चन ही नहीं पूछते हैं। आज तक मैक्सिमम जो है स्टूडेंट ये नहीं समझ पाते हैं -2 और -2 में क्या अंतर होता है, -2 और -2 क्या होता है, और -2 इंटू -2 क्या होता है। उनको काफ़ी कंफ्यूजन होता है। यानी इंटीरियर चैप्टर मैथमेटिक्स की बात करें तो उन्हें कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है, यदि वो रटते हैं, समझ नहीं पाते, उसका यूज नहीं कर पाते हैं, सिर्फ ओनली रीजन ये होता है कि वो अभ्यास नहीं कर पाते, प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं। तो कुछ मैंने ट्रिक्स बताया है, बनाया है मेरे अनुभव के आधार पर। हो सके यदि आपको अच्छा लगे तो उसको आप विचार कीजिएगा, उस पर अमल करें और उस पर ध्यान दें, तो मुझे लगता है कि आपका जो है स्कोर एक अच्छा आ सकता है। तो पहला पॉइंट मेरा यही है कि आप जो है ज़्यादा किताब परचेज करने से बचें। यानी कि एनसीईआरटी और एक अगर मैथ्स की बात करें तो आर एस वाली आर शर्मा कोई एक बुक ले लें, रेफरेंस बुक ले लें जो आपको अच्छा लगे। अदर सब्जेक्ट में अगर साइंस में एस चंद है या कोई भी भारती भवन का बुक ले सकते हैं, बट एनसीईआरटी को फोकस करें। बुक को पहला जो हमारा कॉन्सेप्ट है रीडिंग, यानी टीचर जब पढ़ा रहे हैं उसको रीडिंग करें और उसको अच्छी तरीके से अंडरस्टैंडिंग समझने का प्रयास करें। घर पर आकर सेल्फ स्टडी कीजिए और टीचर से अगले दिन उस पर डिस्कस कीजिए। डिस्कस करने से क्या होता है, लिसनिंग लिसनिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। लिसनिंग और डिस्कसिंग से आपका वहीं पर मैक्सिमम सिलेबस कवर हो जाता है। वो आपके अंदर वो इन्फॉर्मेशन चला जाता है और उसको अपनी भाषा में एक्सप्लेन कर सकते हैं। स्टूडेंट जनरली क्या होता है, जरूरत से ज़्यादा नोट्स बनाने लगते हैं, अपने ज़्यादा टाइम एनर्जी जो होता है नोट्स बनाने में लगा देते हैं, क्योंकि वो एवरेज स्टूडेंट्स करते हैं। और जो अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं वो किताबों को पढ़ते हैं और किताबों पर अच्छी तरीके से पॉइंट देख करके वो अंडरलाइन कर लेते हैं, वहीं पर लिख लेते हैं। और पूरी तरह से एलिमेंट्स को समझने के बाद तब प्रैक्टिस के रूप में वो जो साइड्स का जो क्वेश्चन एक्सरसाइज के बाद जो 5 to 10 क्वेश्चन दिया होता है उसको प्रैक्टिस के रूप में लेते हैं, उसको अपने से टैकल करके अपने से एनालिसिस करने का प्रयास करते हैं। अगर वो किसी क्वेश्चन का जवाब नहीं देते हैं फिर किताबों को पढ़ते हैं। यानी कि किताब के चैप्टर को पढ़ना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। 100% आप एफर्ट लगाइए, चैप्टर को बनाइए, तभी आप इंटरनल जितने टॉपिक्स है उसको आप नोट डाउन कर लीजिए। एक भी टॉपिक नहीं छूटना चाहिए, एक भी सिलेबस छूटना नहीं चाहिए। तब रिहर्सल कीजिए आप जितना क्वेश्चन है। तो मुझे लगता है कि ये अगर प्रोसेस करते हैं तो आपका अच्छा स्कोर आएगा। मैक्सिमम स्टूडेंट्स को मैंने देखा है 90% वो अपने किताबों को टच भी नहीं करते हैं, यानी क्वेश्चन सॉल्व कर लिया उन्होंने टच भी नहीं किया।
तो मुझे लगता है कि यदि ये क्वेश्चन आप बना लेते हैं तो उसको जरूर टच कीजिए, ताकि अगली बार जब रिवाइज करिएगा तो वो लगेगा कि ये क्वेश्चन मैंने पहले बनाया है और क्यों भूल गया हूँ मैं, फिर आप उस पर काम कीजिएगा। ना कि ऐसा महसूस होगा कि अरे ये चैप्टर मैंने पढ़ा ही नहीं है। तो साल भर हो जाता है किसी स्टूडेंट को खोले हुए, मैक्सिमम बहुत सारे बुक खरीद लेते हैं। तो 4 राइटर के बुक पढ़ने, एक बार पढ़ने के बेटर है कि आप 2 बुक को 4 बार पढ़िए। जितनी बार किताबें पढ़ेंगे उतनी बार नए नए एलिमेंट्स, नए नए अनुभव आपके सामने आएंगे, उसके बाद अपनी भाषा में आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हम बहुत अच्छे ढंग से नोट्स बनाएं। आप समझ करके कंटेंट, आपका जो इमोशन है, आपकी भावना, वो एक्सप्रेस होना चाहिए। जरूरी नहीं कि हम किताब की लाइन आप लिख दें, वो एक्सप्रेशन सही हो। तो एज ए टीचर मैं समझता हूँ, मैंने चेक भी किया है, अगर आपका इंटेंशन सही है, आपका सोच सही है, तो उसमें आपको फुल मार्क्स मिल जाते हैं, वो कटिंग नहीं होती है। सेकेंड पॉइंट, मैंने देखा है स्टूडेंट्स को जनरली जो है आपका जो है प्रैक्टिस नहीं करते हैं। यानी कि एक बार बना लिए क्वेश्चंस को, वो हमेशा नया चैप्टर छोड़ छोड़ करके वो भागते चले जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। वीक में मेरा मानना है कि अगर आप इस प्रोसेस को करें तो संभवतः 90 to 80 100% में आप आ सकते हैं। वीक में आप 4 से 5 दिन नए चैप्टर पढ़िए, और 2 दिन रखिए कि मुझे उस चैप्टर को रिवाइज करना है। 2 दिन ये एक दिमाग में रख लीजिए, कोई नया नहीं काम कीजिए। उसी पुराने चैप्टर को, पुराने टॉपिक को जो पढ़ाई किया आपने, उस टॉपिक को अच्छी तरीके से आप गो थ्रू कीजिए। और एक वीक में यदि 2 दिन गो थ्रू करते हैं, अगले वीक में आप फिर 2 दिन, 4 दिन, यानी मंथ में टोटल आप 8 दिन रिवाइज करते हैं और 22 डेज आप नए चैप्टर पढ़ते हैं, तो मुझे लगता है कि आप इससे आपको काफ़ी लाभ पहुंचने वाला है। मैंने अपने कोचिंग, अपने स्टूडेंट्स को काफ़ी मैंने इस पर काम किया, और मैं देख रहा हूँ, मैं नोटिस कर रहा हूँ कि काफ़ी उनका परफॉर्मेंस अच्छा हो रहा है। तो मुझे लगता है कि आपको भी ये काम करना चाहिए। आप फैक्चुअल चीज़ को याद करिए, याद एक दिन में नहीं होगा। यदि आप चाहते हैं कि अच्छे मार्क्स आए, तो परीक्षा के एक दिन पहले याद ना करें, आप शुरू से लगातार उसको याद करें, क्योंकि आप 90 to 100% में आना है, तो बिना फैक्चुअल चीज़ को याद किए हुए संभव नहीं है। अब जैसे लीवर है, किडनी है, बहुत सारे जैसे फोटोसिंथेटिक्स है, कुछ केमिकल नेम है, केमिकल इक्वेशंस है, कुछ चीज़ें समझना तो जरूरी है कि कैसे प्रोसेस होता है, लेकिन अगर हम उसके डायग्राम को याद नहीं करें, उसके फंक्शंस को याद नहीं करें, उसके टर्म्स को याद नहीं करें, टेक्निकल टर्म्स को, तो मुझे नहीं लगता है कि एक टर्म्स भी आप लिख सकते हैं। जैसे अगर बायोलॉजी की बात करें, टिश्यू में ऐसा टेक्निकल वर्ड है कि आप समझ तो लेंगे, लेकिन अगर उसको याद नहीं करें, तो मुझे नहीं लगता है कि एक वर्ड भी आप लिख सकते हैं। क्लास 9 के लिए मैं बात कर रहा हूँ, क्लास 10th में भी काफ़ी यूटिलाइजेशन है। तो क्लास 6 to 10th, 6 क्लास 7 क्लास के बच्चे उतने मैच्योर नहीं हो पाते हैं, जिसकी वजह से टीचर उनको नोट्स लिखवाना पड़ता है। लेकिन क्लास 8 से 10th क्लास के बच्चे को खुद से चाहिए कि आप पेंसिल ले लीजिए, रीडिंग कीजिए, और खुद से नोट्स बनाइए, और खुद से जस्टिफाई कीजिए, खुद से एनालिसिस कीजिए। ये ब्रेन इतना ताकतवर है कि यही ब्रेन साइंटिस्ट बना देता है। और मैं क्या कहूँ, आज जो भी आज हम लोग काम कर रहे हैं, मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, मैं सब थैंक यू बोलता हूँ यूट्यूब को, और जितने सारे ऑनलाइन के माध्यम से हम लोग पढ़ा रहे हैं, या दुनिया के 90% वर्क जो है ऑनलाइन काम हो रहा है, और टेक्नोलॉजी की वजह से ही सारा काम हो रहा है। तो मैं टेक्नोलॉजी को मैं थैंक यू बोलता हूँ। जो भी इंजीनियर्स है जिन्होंने ये डेवलपमेंट किया है, उनको मैं थैंक यू बोलता हूँ। तो इसी के साथ मैं यही बताने की कोशिश किया कि कैसे आप 90 to 100% के बीच में आप रहें, और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि यदि आप 2 नियमों को आप पालन कर ले रहे हैं, तो आप अच्छा कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे। थर्ड पॉइंट यही है कि मैं कुछ प्रोसेस बता रहा हूँ, उसको आप अमल करेंगे, मुझे लगता है कि आपको लाभ मिलेगा। पहला प्रोसेस होना चाहिए रीडिंग करना। सेकंड प्रोसेस करना चाहिए कि उसको अंडरस्टैंडिंग करना, उसको एक्सपीरियंस में लाना। थर्ड प्रोसेस करना चाहिए आपको राइटिंग करना, उसको लिख लेना। और फोर्थ प्रोसेस ये करना चाहिए कि आपको अपने शीशे के सामने उस चीज़ को बोल देना। बोलने से क्या होता है कि आप जितने सारे याद किए हुए हैं वो सामने आ जाते हैं, यानी कि वो कानों में आ जाते हैं, यानी सेंस ऑर्गन में आ जाते हैं। इसी तीनों बिंदु को, पॉइंट पे यदि आप ध्यान रखते हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आपका स्कोर काफ़ी अच्छा आएगा। और मुझे उम्मीद है कि आप करेंगे इसको। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।